नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो लाखों लोगों के भविष्य को और हमारे समाज के ताने बाने को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। हम बात कर रहे हैं भारत की परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाने वाले उन संगठित गिरोहों की जिन्हें अक्सर परीक्षा माफिया कहा जाता है। ये सिर्फ कुछ आप कह सकते हैं छिटपुट घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसने हमारी शिक्षा और रोजगार की नींव यानी मेरिट, योग्यता पर आधारित जो व्यवस्था है उसको ही खतरे में डाल दिया है। हमारे पास जो जानकारी है, खासकर इंडियाज एग्जाम माफिया, अ सिस्टमिक करप्शन एनालिसिस दस्तावेज के कुछ अंश, वो बताते हैं कि ये समस्या कितनी फैली हुई है। पिछले 7 सालों में ही सोचिए 1.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र इससे प्रभावित हुए हैं और 70 से ज़्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। तो आज हम इसी विषय की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये माफिया असल में है क्या, ये काम कैसे करता है, इसका असर क्या हो रहा है और हाँ, इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए इस जटिल मुद्दे को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब हम परीक्षा माफिया कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, कौन है ये लोग? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, परीक्षा माफिया कोई एक व्यक्ति या छोटा समूह नहीं है। ये उन संगठित आपराधिक नेटवर्कों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो भारत की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। इनके तरीकों में पेपर लीक करना, किसी और की जगह परीक्षा देना जिसे प्रतिरूपण या इम्पर्सनेशन कहते हैं, रिश्वतखोरी और यहाँ तक कि परीक्षा के परिणामों में हेरफेर करना भी शामिल है। ओ, मतलब ये एक पूरी व्यवस्था है जो धोखाधड़ी पर चल रही है। इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये नेटवर्क बनता कैसे है? इसमें कई स्तरों पर लोग शामिल होते हैं, ये समझना जरूरी है। इसमें भ्रष्ट सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, कोचिंग सेंटरों के मालिक या कर्मचारी हो सकते हैं, बिचौलिए होते हैं जो छात्रों और माफिया के बीच संपर्क का काम करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी जहां प्रश्न पत्र छपते हैं वो भी, और दुर्भाग्य से कुछ उम्मीदवार और उनके परिवार भी इसमें शामिल हो जाते हैं। विशेषज्ञ इसे केवल अलग अलग घटनाएं नहीं मानते, बल्कि इसे व्यवस्थित भ्रष्टाचार यानी सिस्टमिक करप्शन कहते हैं। ये एक ऐसा भ्रष्टाचार है जो पूरी प्रणाली में फैल चुका है और योग्यता के सिद्धांत मतलब मेरिटोक्रेसी को सीधे तौर पर चुनौती देता है, उसे कमजोर करता है। ये वाकई चिंताजनक है। आपने इनके तरीकों का जिक्र किया, जैसे पेपर लीक और प्रतिरूपण। क्या आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं कि ये गिरोह असल में काम कैसे करते हैं? इनके तरीके काफी सोचे समझे और अलग अलग होते हैं। सबसे आम तरीका तो है परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्रों को हासिल कर लेना और फिर उन्हें बेच देना। फिर आते हैं पेशेवर सॉल्वर गैंग। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें कभी कभी होशियार छात्र या पूर्व छात्र भी शामिल होते हैं, जो लीक हुए पेपर को जल्दी से हल करते हैं और जवाब तैयार करते हैं। ये जवाब फिर उन उम्मीदवारों तक पहुंचाए जाते हैं जिन्होंने पैसे दिए होते हैं। अच्छा, और आपने कहा प्रतिरूपण यानी किसी और की जगह परीक्षा देना, वो कैसे होता है? हाँ, प्रतिरूपण भी एक बड़ा तरीका है। इसमें क्या होता है कि होशियार छात्रों या पेशेवर सॉल्वर को पैसे देकर असली उम्मीदवार की जगह परीक्षा देने के लिए भेजा जाता है। इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जैसे फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान, उसमें भी हेरफेर करने के मामले सामने आए हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्रों पर अंदर मौजूद लोगों की मिलीभगत से नकल कराना और बाद में मान लीजिए OMR शीट है या डिजिटल रिकॉर्ड है, उसमें छेड़छाड़ करके अंक बदलना, ये भी इनके तरीकों में शामिल है। ये सब सुनने में तो किसी बड़ी आपराधिक साजिश जैसा लगता है, और जाहिर है इसमें पैसा भी बहुत शामिल होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये एक बहुत बड़ा अवैध कारोबार बन चुका है। अनुमान है कि नीट यानी जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, वैसी बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में एक एक उम्मीदवार से सीट दिलाने के नाम पर 30 लाख से 50 लाख रुपए तक वसूले जा सकते हैं। 50 लाख? हाँ, और जो थोड़ी छोटी परीक्षाएं हैं राज्य स्तर की या दूसरी, उनके लिए भी रकम लाखों में होती है, 5 से 15 लाख या उससे भी ज्यादा। ये दिखाता है कि ये कितना आकर्षक धंधा बन गया है इन आपराधिक नेटवर्कों के लिए। ये समस्या अचानक तो पैदा नहीं हुई होगी। क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक संदर्भ है? इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? मतलब ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हाँ, देखिए, स्रोतों के अनुसार इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। कुछ विश्लेषक इसे 1960 और 70 के दशक की जो राजनीतिक अस्थिरता थी उससे जोड़ते हैं, खासकर बिहार जैसे राज्यों में। उस दौरान छात्र आंदोलनों के समय बड़े पैमाने पर नकल करना एक आम बात सी बन गई थी। फिर 1975-77 का जो आपातकाल था, उस दौरान स्थिति और बिगड़ी।
ऐसा कहा जाता है कि उस समय सरकार ने छात्र बहिष्कार का मुकाबला करने के लिए कथित तौर पर परीक्षा में अनुचित साधनों को नजरअंदाज किया या शायद बढ़ावा भी दिया। इसने कहीं न कहीं परीक्षा में कदाचार की एक संस्कृति को स्थापित करने में मदद की, एक बेस तैयार हो गया। ये तो काफी पीछे की बात हो गई, लेकिन हाल के वर्षों में ये इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? इसमें कोई खास वजह? इसमें एक विडंबना भी है, जैसा आपने पूछा। 2017 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए की स्थापना हुई थी। उद्देश्य बहुत अच्छा था कि परीक्षाओं को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए, प्रक्रियाओं में सुधार हो। लेकिन हुआ ये कि एनटीए ने कई परीक्षाओं के संचालन के लिए जो पारंपरिक विश्वविद्यालय या सरकारी कर्मचारी होते थे, जिनकी जवाबदेही शायद ज्यादा होती थी, उनकी बजाय कम वेतन वाले अस्थायी कर्मचारियों पर निर्भरता बढ़ा दी। साथ ही निरीक्षण की भी कमी रही। इसने अनजाने में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के नए अवसर पैदा कर दिए। ये एक उदाहरण है कि कैसे अच्छे इरादों से किए गए सुधार भी अगर उनके कार्यान्वयन में, मतलब एग्जीक्यूशन में कमजोरियां रह जाएं, तो उल्टे परिणाम दे सकते हैं। और 2024 में तो ये संकट जैसे अपने चरम पर पहुंच गया है ना। खासकर वो नीट यूजी परीक्षा को लेकर जो हुआ, उसने तो पूरे देश का ध्यान खींचा। हाँ बिल्कुल, 2024 का नीट यूजी विवाद तो अभूतपूर्व था। लगभग 24 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे। जब परिणाम आए तो उनमें कई अनियमितताएं पाई गई। सबसे चौंकाने वाली बात थी कि असामान्य रूप से बहुत सारे छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले, लगभग 70 छात्रों को, जबकि पिछले साल यह संख्या सिर्फ 2 थी। 70? हाँ 70। सांख्यिकी रूप से देखें तो यह लगभग असंभव माना जाता है, खासकर परीक्षा के कठिनाई स्तर को देखते हुए। फिर कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने पर भी सवाल उठे। इन सब वजहों से देश भर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो क्या जांच में कुछ ठोस सबूत मिले कि ये वाकई बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी थी? मतलब कुछ पकड़ा गया? हाँ बिल्कुल। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सीबीआई ने नीट 2024 में कम से कम 144 ऐसे उम्मीदवारों की पहचान की जिन्हें सीधे तौर पर पेपर लीक से फायदा पहुंचा था। इस मामले में मास्टरमाइंड, सॉल्वर गैंग के सदस्य, बिचौलिए और कुछ अधिकारियों समेत 49 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जांचकर्ताओं को जले हुए प्रश्न पत्रों के टुकड़े मिले, पानी में फेंके गए मोबाइल फोन बरामद हुए और यह भी पता चला कि यह नेटवर्क बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे कई राज्यों में फैला हुआ था। सबूतों से एक बहुत ही सुनियोजित, मतलब वेल प्लान्ड ऑपरेशन का पता चला। पेपर लीक हुआ, उसे पहले से तय सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया जहां पैसे देने वाले उम्मीदवारों को जवाब रटाए गए, और ये सब परीक्षा से कुछ घंटे पहले हुआ। ये तो सिर्फ छात्रों के भविष्य का सवाल नहीं रहा, इसका असर तो कहीं ज्यादा गहरा लगता है। समाज पर, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका प्रभाव बहुत व्यापक और गंभीर है। जैसा कि हमने पहले बात की, ये एक मल्टी करोड़ डॉलर का अवैध उद्योग बन गया है। मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीटें लाखों, यहां तक कि करोड़ों रुपए में बेची जा रही हैं। ये सीधे तौर पर योग्यता, मतलब मेरिटोक्रेसी के सिद्धांत पर हमला है और इसे धनतंत्र यानी मनीओक्रेसी में बदल रहा है। मतलब जिसके पास पैसा है वही आगे बढ़ेगा, चाहे उसमें योग्यता हो या ना हो। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों के जो प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र हैं, जो इन महंगी धोखाधड़ियों का खर्च नहीं उठा सकते, वे इस व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं, भले ही वो अकादमिक रूप से कितने भी सक्षम क्यों ना हो। यह सामाजिक असमानता को और ज्यादा बढ़ाता है। और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या परिणाम हो रहे हैं? अर्थव्यवस्था पर भी इसके कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। एक तरफ विश्व आर्थिक मंच जैसे संगठनों का अनुमान है कि भारत को भविष्य में कुशल श्रमिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ जब लोग धोखाधड़ी से डिग्रियां, नौकरी पाते हैं तो श्रम बाजार में नकली कौशल, फेक स्किल्स की समस्या बढ़ती है। इससे उद्योगों को सही कर्मचारी नहीं मिल पाते, उत्पादकता प्रभावित होती है। यह भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है। साथ ही जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात फैलती है कि भारत की परीक्षा प्रणाली में धांधली होती है, तो भारतीय शैक्षिक प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। इससे विदेश में पढ़ने या काम करने जाने वाले ईमानदार छात्रों को भी नुकसान हो सकता है। आपने बताया कि ये नेटवर्क बहुत सुनियोजित है। तकनीक का इसमें कितना इस्तेमाल होता है? क्या टेक्नोलॉजी ने इनके काम को और आसान बना दिया है? हाँ, आधुनिक तकनीक का इन नेटवर्कों द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का इस्तेमाल लीक हुए प्रश्न पत्रों और उत्तर कुंजियों को तेजी से और सुरक्षित रूप से फैलाने के लिए किया जाता है। यहां तक कि डार्क वेब
यानी इंटरनेट का वो छिपा हुआ हिस्सा जहां अवैध गतिविधियां होती हैं, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। खबरों के मुताबिक यूजीसी नेट 2024 का पेपर लीक होने के बाद कथित तौर पर डार्क वेब पर 6 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। तकनीक की वजह से ये गिरोह कुछ ही घंटों में जानकारी को हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं और पकड़ में आने से भी बच सकते हैं। और वो बायोमेट्रिक हेरफेर की बात आपने की थी, वो कैसे काम करता है? बायोमेट्रिक हेरफेर यानी उंगलियों के निशान या चेहरे की पहचान जैसे जैविक डेटा में धोखाधड़ी, ये प्रतिरूपण को सफल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। 2024 में उदयपुर में एक मामला सामने आया था जहां पता चला कि कुछ अधिकारियों और दलालों ने मिलकर बायोमेट्रिक डेटा में व्यवस्थित तरीके से हेरफेर किया था ताकि असली उम्मीदवार की जगह कोई और परीक्षा दे सके और पकड़ा ना जाए। इसी तरह ऑनलाइन परीक्षाओं में रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके धोखाधड़ी करने के मामले भी सामने आए हैं, जहां सॉल्वर दूर बैठकर उम्मीदवार के कंप्यूटर का नियंत्रण ले लेता है और परीक्षा हल कर देता है। यह दिखाता है कि ये माफिया सुरक्षा उपायों को तोड़ने के लिए लगातार नई तकनीकें अपना रहे हैं। इन सब के पीछे की जो वित्तीय संरचना है वो भी काफ़ी जटिल लगती है। आपने नीट के लिए 30-50 लाख का जिक्र किया था। ये पैसा कैसे लिया दिया जाता है? क्या ये सब एक बार में होता है? नहीं, ये वित्तीय लेन देन भी बहुत चालाकी से किया जाता है। शुल्क, परीक्षा के महत्व पर, सफलता की गारंटी कितनी है और उम्मीदवार की आर्थिक स्थिति क्या है, इन सब पर निर्भर करता है। नीट जैसी परीक्षाओं के लिए रकम 30 से 50 लाख रुपए हो सकती है, जबकि राज्य स्तरीय या अन्य छोटी परीक्षाओं के लिए 5 से 15 लाख रुपए तक हो सकती है। भुगतान अक्सर किश्तों में लिया जाता है, कुछ एडवांस में और बाकी का भुगतान परिणाम आने और पुष्टि होने के बाद। इससे दोनों पक्षों का जोखिम थोड़ा कम हो जाता है। इसमें सिर्फ छात्र और माफिया ही शामिल नहीं होते। कई बार मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधन और कोचिंग सेंटरों की मिलीभगत के भी आरोप लगते हैं। कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगते हैं कि वे अयोग्य उम्मीदवारों के प्रवेश को सुरक्षित करने के लिए रिश्वत देते हैं, और कुछ कोचिंग सेंटर पर आरोप है कि वे छात्रों को इन धोखाधड़ी योजनाओं में शामिल कराने के लिए कमीशन लेते हैं। जब ये समस्या इतनी गंभीर और इतनी फैली हुई है, तो सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? क्या इससे निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? हाँ, सरकार ने हाल के वर्षों में इस संकट की गंभीरता को पहचाना है और कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए भी हैं। सबसे बड़ा कदम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, यानी पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 का लागू होना। ये कानून खासतौर से परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी और संगठित अपराध से निपटने के लिए बनाया गया है। अच्छा, इस कानून में क्या खास प्रावधान है, सजा वगैरह का? इसमें संगठित धोखाधड़ी जैसे पेपर लीक करना या सॉल्वर गैंग चलाना, इसके लिए बहुत कड़े दंड का प्रावधान है। दोषियों को 3 से 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर परीक्षा आयोजित करने वाली कोई एजेंसी या कंपनी, मतलब सर्विस प्रोवाइडर, इस तरह के कदाचार में शामिल पाई जाती है, तो उस पर भी 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे 4 साल तक कोई भी सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये एक तरह से रोकने के लिए डिटरेंट के तौर पर डिजाइन किया गया। कानून के अलावा क्या संस्थागत स्तर पर भी कोई सुधार किए जा रहे हैं? जैसे एनटीए को लेकर काफी सवाल उठे थे, तो क्या उसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं? बिल्कुल, इसी कानून के तहत एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति बनाई गई है। इसका काम है कंप्यूटरीकृत परीक्षाओं की सुरक्षा को और मजबूत करना, आईटी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राष्ट्रीय मानक विकसित करना, ताकि भविष्य में तकनीक का दुरुपयोग रोका जा सके। साथ ही एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उनकी सिफारिशों के आधार पर एनटीए का पुनर्गठन किया जा रहा है। कोशिश है कि एनटीए की भूमिका को मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं तक सीमित रखा जाए और परीक्षा संचालन में राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर भी कदम उठाए हैं, जैसे परीक्षा की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाना और राज्य स्तरीय समन्वय समितियां गठित करना। एजेंसियों की बात, लेकिन छात्र जिनके भविष्य का सीधा सवाल है और नागरिक समाज, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है इस पूरे प्रकरण पर? छात्रों और छात्र संगठनों जैसे अखिल भारतीय छात्र संघ आइसा ने इस मुद्दे पर बहुत मुखर होकर आवाज उठाई है। उन्होंने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए हैं और अदालतों में याचिकाएं भी दायर की हैं। उन्होंने नीट 2024 जैसी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं, जैसे कि एक ही केंद्र से कई टॉपर्स का निकलना या अंकों में जो स्टैटिस्टिकल विसंगतियां थीं, उनको उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई छात्रों ने सोशल मीडिया और दूसरे मंचों पर अपनी आप बीती साझा की है, जिसमें उन्होंने परीक्षा अनियमितताओं के कारण हुए मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चिंता और पूरी व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाने की बात कही है। ये मानवीय पहलू बहुत गंभीर है। हाँ, ये तो है।
और नागरिक समाज संगठन, उनका क्या दृष्टिकोण है इस पर? नागरिक समाज संगठन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक न्याय से भी गहरा संबंध है। उनका कहना है कि परीक्षा माफिया का सबसे बुरा असर हाशिए पर मौजूद समुदायों पर पड़ता है। गरीब और वंचित पृष्ठभूमि के छात्र, भले ही वे कितने भी योग्य क्यों न हो, वे इन भ्रष्ट तरीकों का खर्च नहीं उठा सकते हैं। इस तरह ये माफिया सामाजिक असमानता को और मजबूत करता है और योग्यता के बजाय पैसे को आगे बढ़ने का आधार बना देता है। वैसे केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार न मानकर सामाजिक असमानता को बनाए रखने वाला एक तंत्र मानते हैं। कोचिंग सेंटरों की भूमिका भी काफी चर्चा में रही है। कुछ लोग कहते हैं वे समस्या का हिस्सा है, कुछ कहते हैं समाधान का। आपका क्या मानना है इस पर? कोचिंग उद्योग की भूमिका इसमें काफी जटिल है। एक तरफ कुछ कोचिंग संस्थानों पर सीधे तौर पर धोखाधड़ी में शामिल होने, सॉल्वर गैंग चलाने या पेपर लीक में मदद करने के आरोप लगे हैं और जांच भी हुई है। उनका जो बिजनेस मॉडल है, जो अक्सर छात्रों की सफलता दर पर टिका होता है, वो कुछ लोगों को शॉर्टकट या अवैध तरीकों का सहारा लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे वैध कोचिंग संस्थान भी हैं जो इस प्रणालीगत भ्रष्टाचार से खुद को पीड़ित मानते हैं। उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है और वे भी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की मांग करते हैं। उनका तर्क है कि परीक्षा में धांधली उनके व्यवसाय को भी कमजोर करती है, क्योंकि फिर पढ़ाने और तैयारी कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये मिलीजुली तस्वीर है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इस परीक्षा माफिया के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो? इसके परिणाम बहुत गंभीर और बहुआयामी हैं। सबसे पहला और सीधा परिणाम तो यही है कि योग्य छात्रों का व्यवस्था से बाहर हो जाना। जब अयोग्य लोग पैसे के बल पर सीटें या नौकरियां पा लेते हैं, तो प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्र पीछे रह जाते हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत प्रतिभा का नुकसान होता है, बल्कि सामाजिक असमानता भी बढ़ती है। यह स्थिति ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन को भी बढ़ावा दे सकती है, जहां होनहार छात्र बेहतर और निष्पक्ष अवसरों की तलाश में देश छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। और आर्थिक और संस्थागत स्तर पर क्या असर होंगे? आर्थिक स्तर पर, जैसा हमने पहले चर्चा की, ये श्रम बाजार में नकली कौशल लाता है और देश की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है। बार बार परीक्षा रद्द होने और उन्हें दोबारा आयोजित करने में भारी सरकारी खर्च आता है। संस्थागत स्तर पर सबसे बड़ा नुकसान है विश्वास का क्षरण। जब लोगों का परीक्षा प्रणाली, शैक्षणिक संस्थानों और यहां तक कि सरकार की क्षमता पर से भरोसा उठ जाता है, तो यह पूरे सामाजिक ढांचे को कमजोर कर देता है। समाज में भ्रष्टाचार का सामान्यीकरण होने लगता है, यानी लोग इसे एक आम बात मानने लगते हैं, जो कि बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। और शायद सबसे चिंताजनक परिणाम जिसका आपने जिक्र किया था, सबसे चिंताजनक परिणाम शायद पेशेवर सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट है, खासकर स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। अगर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश धोखाधड़ी से होता है, तो भविष्य में हमें ऐसे डॉक्टर मिल सकते हैं जिनमें जरूरी ज्ञान और कौशल की कमी हो। इसका सीधा असर मरीजों की देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, जिसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। भविष्य को देखते हुए मुख्य चुनौतियां क्या हैं? और क्या कोई उम्मीद की किरण या संभावित समाधान नजर आते हैं? क्या ये खत्म हो सकता है? चुनौतियां निश्चित रूप से बड़ी हैं। एक तरफ ये आपराधिक नेटवर्क लगातार तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुरक्षा उपायों को तोड़ने के नए तरीके खोज रहे हैं। डार्क वेब, एन्क्रिप्शन, बायोमेट्रिक हेरफेर, ये सब चलते रहेंगे। जैसे जैसे हम सुरक्षा बढ़ाएंगे, वे भी और परिष्कृत होते जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जैसी नई तकनीकें जहां सुरक्षा में मदद कर सकती हैं, वहीं धोखाधड़ी के नए तरीके भी इजाद कर सकती हैं। ये एक तरह की निरंतर दौड़ है। और सुधारों को जमीन पर उतारने में क्या बाधाएं हैं? कानून तो बन गया। नए कानून बन गए हैं, समितियां बन गई हैं, लेकिन उनका प्रभावी प्रवर्तन, मतलब इफेक्टिव एनफोर्समेंट सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। विभिन्न जांच एजेंसियों, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर ही संभावित भ्रष्टाचार से निपटना भी जरूरी है। और जैसा कि हमने बिहार के उदाहरण में देखा, कुछ क्षेत्रों में धोखाधड़ी की एक तरह की सांस्कृतिक स्वीकृति सी बन गई है। उस मानसिकता को बदलना एक दीर्घकालीन सामाजिक चुनौती है। क्या व्यवस्था में ही कुछ बुनियादी बदलावों की बात हो रही है? जैसे क्या परीक्षा के तरीके को ही बदला जा सकता है? ये जो इतना हाई स्टेक माहौल है, शायद वही जड़ है। कुछ वैकल्पिक मॉडलों पर भी विचार विमर्श चल रहा है।
एक विचार है नीदरलैंड जैसे देशों में इस्तेमाल होने वाली लॉटरी आधारित प्रवेश प्रणाली का। इसमें एक न्यूनतम अकादमिक योग्यता तय कर दी जाती है और उसे पूरा करने वाले सभी उम्मीदवारों में से रैंडम तरीके से चयन किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि किसी एक परीक्षा पर बहुत ज्यादा दबाव ना रहे, जिससे भ्रष्टाचार का आकर्षण कम हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में भी वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों जैसे पोर्टफोलियो आधारित मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और योग्यता आधारित परीक्षण पर जोर दिया गया है। इन सबका लक्ष्य रट्टा मारने और सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर फैसला करने की प्रवृत्ति को कम करना है। हालांकि इन विकल्पों को बड़े पैमाने पर लागू करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए काफी योजना और संसाधनों की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी दूसरे देशों से सीखना और वैश्विक मानकों को अपनाना भी भविष्य की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटें तो भारत का ये परीक्षा माफिया एक गहरी जड़ें जमा चुका व्यवस्थित भ्रष्टाचार है। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्थागत कमजोरियों, कुछ हद तक सांस्कृतिक कारकों और समाज में मौजूद संरचनात्मक असमानताओं का भी प्रतिबिंब है, जो इन आपराधिक नेटवर्क्स को फलने फूलने का मौका देती हैं। यह योग्यता, सामाजिक न्याय और संस्थागत विश्वास के लिए एक बहुत गंभीर खतरा है। बिल्कुल, सरकार द्वारा हाल में बनाए गए कानून, संस्थागत सुधार और तकनीकी उपाय निश्चित रूप से सही दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोतों और इस पूरी चर्चा से स्पष्ट है, अगर हमें स्थायी बदलाव लाना है तो सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं होगा। इसके लिए लगातार और निष्पक्ष प्रवर्तन, समाज की मानसिकता में बदलाव और शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने वाले व्यापक सुधारों की जरूरत होगी, ताकि भ्रष्टाचार के मूल कारणों को ही खत्म किया जा सके। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न ये रह जाता है कि क्या केवल परीक्षाओं को तकनीकी रूप से और ज्यादा सुरक्षित बना देना ही काफी होगा, या फिर हमें भारत की पूरी शिक्षा और मूल्यांकन प्रणाली के मूल दर्शन पर ही पुनर्विचार करने की जरूरत है। शायद हम एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना होगा जहां किसी एक परीक्षा का दबाव इतना ज्यादा न हो, जहां सीखने और समझने पर ज्यादा जोर हो और जहां अवसरों का इतना अभाव न हो कि लोग धोखाधड़ी जैसे रास्ते अपनाने को मजबूर महसूस करें। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।